हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ परफॉर्मेंस अप्रेजल। कि अब हमने देख तो लिया कि उनको ट्रेनिंग पे भी भेज दिया, उनका प्रोग्राम भी अरेंज करवा दिया। तो अब चेक करते हैं कि जो उनकी परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ हुई है कि नहीं हुई है, मतलब कि जो उनका आउटपुट है वो पहले ज़्यादा था कि ट्रेनिंग के बाद ज़्यादा आ रहा है। तो हम अब इस चैप्टर में देखेंगे कि उनकी परफॉर्मेंस को कैसे अप्रेज करें, मतलब कैसे इवेल्यूएट करें। सो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। मेरिट रेटिंग। सो मेरिट रेटिंग एक मेथड होता है। अब इसको थोड़ा एलिब्रेटली पढ़ लेते हैं। देन मेरिट रेटिंग इज ऑल्सो टर्म एज परफॉर्मेंस अप्रेजल और एम्प्लॉय अप्रेजल। जो मेरिट रेटिंग होता है उसे परफॉर्मेंस अप्रेजल भी कहते हैं एज वेल एज एम्प्लॉय अप्रेजल भी कहते हैं। देन परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ प्रोसेस ऑफ मेजरिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स देखते हैं। क्वालिटेटिव इन द सेंस कि उनका क्या बिहेवियर था, ठीक है, और क्वांटिटेटिव इन द सेंस कि उनका क्या आउटपुट है। जितना परसेंटेज उनका आउटपुट पहले था उतना अभी है कि और उतना पहले था ट्रेनिंग से। देन एंड एम्प्लॉयज़ पास्ट और प्रेजेंट परफॉर्मेंस, उनकी पास्ट एंड प्रेजेंट परफॉर्मेंस चेक की जाती है अगेंस्ट द बैकग्राउंड एज ई एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस, उनकी एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग। देन उनका वर्क इन्वायरमेंट देखते हैं और उनके फ्यूचर पोटेंशियल देखते हैं कि इंक्रीज़ हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जो ये इवेल्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस है हर एम्प्लॉय की किसके बाय होती है, उसके इमीडिएट सुपीरियर या फिर अदर पर्सन जो कि ट्रेंड होता है। देन ये एक सिस्टमेटिक पीरियोडिक एंड इम्पार्शियल रेटिंग ऑफ एम्प्लॉय है जिसकी उसकी एम्प्लॉयज़ की एक्सीलेंस को चेक किया जाता है। देन मेरिट रेटिंग मेजर्स व्हाट द पर्सन इज़। मेरिट रेटिंग बताता है कि पर्सन क्या है, मतलब वो कहाँ से बिलोंग करता है, उसके ट्रेट क्या है। एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल मेजर्स, और परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या मेजर करता है कि वो क्या कर सकता है, वट पर्सन डज, की उसकी परफॉर्मेंस है वो क्या है। तो मेरिट में क्या आता है, उसके ट्रेट्स की वो क्या इन एक्चुअल में है, और परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है कि वो क्या कर सकता है, मतलब उसमें कितना कैलिबर है वो चीज़ करने का। लाइक हम हर किसी का कैलिबर डिफरेंट डिफरेंट है, तो बस यहाँ पे उसी की बात हो रही है। ट्रेट लाइक हम सबका जितना मिनिमम होगा और हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल कि हम कितना अपना मैक्सिमम कर सकते हैं। सो अब पढ़ते हैं इसके फीचर्स और परफॉर्मेंस अप्रेजल की। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो फर्स्ट इज़ इट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है। अब हम उन्होंने एक प्रोडक्शन के बाद तो बता नहीं सकते ना कि हाँ उनका बेस्ट आउटपुट है, नहीं, उनकी एक परफॉर्मेंस होती है देयर फॉर इवेल्यूटिंग एम्प्लॉय स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, और उनकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस चेक की जाती है। देन ये एक ऑनगोइंग एंड कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, वन टाइम प्रोसेस नहीं है। देन इट इज़ नेसेसरी फॉर मेकिंग ऑब्जेक्टिव एंड करेक्टेड डिसीजंस ऑन एम्प्लॉयज़, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम उनके करेक्ट डिसीजन लें एम्प्लॉय के रिगार्डिंग। देन परफॉर्मेंस अप्रेजल में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल। जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होती है या तो फॉर्मल हो सकती है या फिर इनफॉर्मल होती है, बट जो फॉर्मल होती है वो ज़्यादा फेयर होती है और ज़्यादा कंसाइडरेबल होती है। सो अब पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल की। परफॉर्मेंस अप्रेजल के क्या ऑब्जेक्टिव है, हम क्यों करते हैं। तो फर्स्ट इज़ वर्क रिलेटेड ऑब्जेक्टिव, मतलब जितने भी हमारे काम से रिलेटेड हैं। तो इट इज़ असेस द वर्क एम्प्लॉय इन रिलेशन टू जॉब रिक्वायरमेंट। ये होता है कि उनकी जॉब रिक्वायरमेंट क्या है और उनकी एफिशिएंसी क्या है, और उनको उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग फिक्स करते हैं, जिसमें कि उनका इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, क्वालिफिकेशन, ये सब चीज़ें मेजर करती है। इसमें हम डिसाइड करते हैं कि जो वर्क है वो वर्क रिक्वायरमेंट के कितना काम कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी कितनी इंक्रीज़ हो रही है। देन उनकी जो कैपेसिटी, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, क्वालिफिकेशन, इनके अकॉर्डिंग उन्हें काम दिया जाता है। एंड इसमें जॉब इवोल्यूशन होती है। सेकंड, करियर डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव, ये हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। इट इज़ असेस स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स ऑफ एम्प्लॉय, इससे उनके स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स पता लग जाते हैं, इनसे उनका करियर पोटेंशियल पता लग जाता है एंड प्लान गोल हो जाते हैं। देन कम्युनिकेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन वेल ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। अगर उनकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी, अगर सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, तो आउटपुट अच्छा आ ही नहीं सकता, क्योंकि हर एम्प्लॉय रेजिस्ट करेगा काम करने से। Then communication, it provide feedback to employee and clearly establish goal and also provide coaching, career planning, motivation to employees. हमारे employees को feedback देना बहुत important होता है। अगर उनको बताया ही नहीं जाएगा कि उनसे क्या expect किया जा रहा है, तो वे गैस ही करते रह जाएंगे बेचारे सारा टाइम। तो ये बहुत important होता है कि हम उन्हें बता के रखें कि आपको ये टारगेट अचीव करना है, तो उनको फीडबैक देना है, उनको गोल्स क्लियरली इस्टेब्लिश कर देना है, और उनको कोचिंग, करियर प्लानिंग, मोटिवेशन, ये सब टाइम टू टाइम देनी चाहिए। देन इट डेवलप सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, इससे हमारी सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन अच्छे से हैंडल हो जाती है। देन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव, इट सर्व एज अ बेसिस फॉर प्रमोशन, इससे पता लगता है कि प्रमोशन करना है, डिमोशन करना है। इट डिसाइड द वेज एंड सैलरी, इससे वेज एंड सैलरी डिसाइड होते हैं। देन
सर्व एज बेसिस ऑफ प्लानिंग सूटेबल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो हम उन्हें और ज़्यादा ट्रेनिंग देंगे, ये सब चीज़ें करेंगे। सो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं बेनिफिट्स एंड यूजेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल की बेनिफिट क्या है इस परफॉर्मेंस अप्रेजल के, इतना भी क्यों ज़रूरी है, हम क्यों ऐसे मैनेज करें, क्यों ऐसे जज करें उनकी परफॉर्मेंस को। सो फर्स्ट इज़ इम्प्रूव इफ़िशेंसी, इससे इफ़िशेंसी इंक्रीज़ होती है। ये सुपरवाइज़र को हेल्प करता है अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इन्हांस करने में और उनको एक सूटेबल जॉब देने में। देन ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन ओवर अ सिस्टमेटिक बेसिस ऑफ सैलरी इंक्रीज एंड प्रमोशंस, इनका इवैल्यूएशन बहुत अच्छा हो जाता है, इनको सैलरी इंक्रीज़ करने के लिए, प्रमोशन देने के लिए एक रूट मिल जाता है। देन ट्रांसफ़र प्रमोशन डिसीजन, इससे पता लगता है कि उनका प्रमोशन होना है, डिमोशन होना है, उनको अपग्रेड करना है, डिग्रेड करना है। देन प्रमोट ट्रांसफ़र रेजिंग एम्प्लॉय एट्सेट्रा। देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, आइडेंटिफाई ट्रेनिंग नीड बाय एनालाइजिंग परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस से पता लगता है कि उनकी ट्रेनिंग कैसी है, कैसी देनी है। देन एचआर प्लानिंग, एचआर प्लानिंग में होता है कि सपोर्ट मैन पावर प्लानिंग, करियर डेवलपमेंट एंड सक्सेशन प्लानिंग, इससे पता लगता है कि उनकी प्लानिंग कैसे करनी है, करियर डेवलपमेंट के क्या गोल्स रखने हैं और प्लानिंग को सक्सेसफुल कैसे करेंगे। देन वर्क एनवायरनमेंट, रिकॉग्नाइज परफॉर्म इम्प्रूव मोरल एंड ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, अगर उनकी परफॉर्मेंस को अच्छे से इवेल्यूएट करेंगे देन उनका मोरल बूस्टअप हो जाएगा, देन हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट है वो एक वेल डेवलप्ड हो जाएगा। देन एम्प्लॉय मोटिवेशन, इनकरेज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इनसे जो हमारी मोटिवेशन होती है वो मिलती है एम्प्लॉयज़ को। इनकरेज सेल्फ इम्प्रूवमेंट, वो सेल्फ इम्प्रूव करते हैं। अगर उनको उनकी परफॉर्मेंस बताएंगे तो अगर मान लीजिए अब कंपनी है हमारी, वो इतने एफर्ट्स कर रही है उनके ट्रेनिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और उनका आउटपुट ही लो है तो उनको खुद भी थोड़ा सेल्फ इनसिक्योरिटी आती है, तो इस वजह से वो गिल्ट में जाके सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते हैं एंड कॉम्पिटिटिव अमंग एम्प्लॉयज़। और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं कंपटीशन तो हो ही जाता है जब सामने ऐसे सेम कैलिबर वाला हो। तो देन 8 इज़ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, प्रमोट ट्रस्ट व्हेन एम्प्लॉय नो परफॉर्मेंस इज़ जज एंड फेयरली, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका परफॉर्मेंस अच्छा ट्रस्ट अच्छा बन जाता है जब उनको लगता है कि हाँ हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है और हमें इतना ही प्रेज़ किया गया है सबके सामने, तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और वो ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं अपनी जॉब में। देन ग्रीवियंस प्रिवेंशन का मतलब रिड्यूस कंप्लेंट्स इफ़ द प्रोसेस इज सीन फेयर एंड ट्रेनिंग, इनसे हमारी कंप्लेंट्स आनी बंद हो जाती है अगर प्रोसेस एकदम सिंपल हो, अच्छी हो, क्लियर हो। सो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं लिमिटेशंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल एज वेल, जैसे प्रोज होंगे तो कॉन्स भी होंगे, तो उसी तरह प्रोज हैं तो कॉन्स भी पढ़ लेते हैं। देन लिमिटेशंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल्स, तो हेलो इफेक्ट, हेलो इफेक्ट क्या होता है, हम किसी को एक ट्रिक देख के जज कर लेते हैं कि वो अच्छा है कि वो बुरा है। हेलो इफेक्ट, रेटर्स में लेट वन ट्रेट गुड और बैड इन्फ्लुएंस बाय जजमेंट ऑफ ऑल द अदर ट्रेड्स, वो सिर्फ एक ट्रेड देख लेते हैं कि अगर उसमें एक बारी गलती दिख गई तो बस अब वो पूरी लाइफ टाइम उनके लिए गलती होगा। देन लीनियंसी एंड स्ट्रिक्टनेस मैं बताती हूँ। मान लीजिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 2 तरह के लोग हैं, एक की जो लीनियंट है वो ज़्यादा है, एक थोड़े कम लीनियंट है। तो जो ज़्यादा लीनियंट हो गए वो क्या करेंगे, वो सबको एकदम अच्छा अच्छा बता देंगे, उनके लिए इतना मैटर नहीं करती हैं ये सब चीज़ें। बट जो स्ट्रिक्ट होगा वो सबको एवरेज देगा, वो किसी को ज़्यादा देगा ही नहीं, क्योंकि जो उसके स्टैंडर्ड्स होते हैं वो भी उतने ही हाई होते हैं। सो वो अपने स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग उन्हें देता है। रेटर्स में कंस्टेंटली रेट एम्प्लॉय टू हाई और लो, टू हाई और टू लो, जो ज़्यादा लीनियंट होगा वो टू हाई देगा और जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा वो टू लो देगा। देन सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी मतलब अवॉइड एक्सट्रीम रेटिंग, रेटिंग एवरीवन एवरेज विच रिड्यूस यूजफुलनेस, मतलब सेंट्रल टेंडेंसी बस दे देता है कि हाँ चलो वो सब कैसे कॉन्फिडेंस बेस बनाने के लिए सबको एकदम एवरेज रेटिंग दे देता है। देन सिमुलेटरी एरर, अब देखो कहीं कहीं ऐसा होता है कि मान लीजिए हमारा कोई ट्रेनर है, वो हमें जज करने वाला है, आज वो हमारी परफॉर्मेंस को प्रेज़ करने वाला है, तो वो क्या करेगा, हमारी परफॉर्मेंस देखने के बाद हमें ऐसे बोल देगा कि अगर उसमें वो क्वालिटी है और हम में वो क्वालिटी नहीं है तो वो हमें एकदम ज़ीरो मेंशन कर देगा हमारे रिकॉर्ड्स में। देन मीनवाइल अगर उसके पास कोई क्वालिटी है और उसने वो सिखाई है और हमने वो एक्वायर कर ली और हम अपने इंडस्ट्रियल साइट पे वो अप्लाई कर लिया, तो वो हमें एकदम परफेक्ट रेटिंग देगा जस्ट बिकॉज ऑफ हमारी और उसकी सिमिलैरिटी मिलती है। ये आता है सिमिलैरिटी एरर। रेटर्स की फेवरेबल इवोल्यूशन टू एम्प्लॉय देयर सिमिलर टू देमसेल्व्स, जो उनके जैसे होते हैं वो उनको उन्हीं जैसी रेटिंग देते हैं। देन मिसलेनियस बायसेस, तो इसमें क्या होता है, जब हम बायस्ड हो जाते हैं किसी के सेक्स, रेस, रिलीजन, पर्सनल परफेक्टनेस, अफेयर्स, इन फेयरनेस, कॉम्प्लेक्शन पे भी बताओ, इन सब चीज़ों पे, तो अब वहाँ पे आ जाता है मिसलेनियस बायस। देन फॉल्टी अजम्पशन, हम कभी कभी अजम्पशंस गलत बना लेते हैं रिगार्डिंग सम कैरेक्टर्स। देन बिलीव दैट अपीयरेंस कैन बी फुली इम्पार्शियल इज इन रियलिस्टिक, बोथ साइड ट्रेंड डिस्ट्रक्ट
डिस्ट्रस्टी प्रोसेस। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा गलत अजम्पशंस ले लेते हैं किसी भी चीज़ को लेके कि सबऑर्डिनेट्स अच्छा काम नहीं करते। सबऑर्डिनेट सोचते हैं कि हम पे ज़्यादा सुपरविजन रखा जा रहा है, और सुपरवाइज़र सोचते हैं अगर इनके ऊपर सुपरविजन ना रखो तो सब कुछ ऐसे ऐसे डाउनफॉल कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी फॉल्टी अजम्पशंस आ जाती हैं। देन साइकोलॉजिकल ब्लॉक, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस डिपेंड्स अपॉन स्किल्स ऑफ मैनेजर्स पे डिपेंड होता है इन द सेंस कि वो ज़्यादा बर्डन डाल देते हैं सबऑर्डिनेट पे, गलत ब्लॉक्स होते हैं उनके साइकोलॉजिकल इन द सेंस कि वो क्या परसेप्शन है उनका अपने एम्प्लॉयज़ को देखने का, कि वो ट्रस्टवर्दी है अपने एम्प्लॉयज़ को लेके या नहीं है। तो बस ये सब थे आपकी इसकी लिमिटेशंस। अब पढ़ते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल की क्या प्रोसेस है। अब हमने सब पढ़ लिया क्या ऑब्जेक्टिव है, लिमिटेशन, एडवांटेज। अब देखते हैं कि करते कैसे हैं। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल शुड बी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स और क्राइटेरिया फिक्स्ड इन एडवांस। इनके जो क्राइटेरिया होते हैं वो एडवांस में फिक्स्ड कर ले जाते हैं। द अप्रेजल प्रोसेस टिपिकली इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। हमारे इसमें फॉलोइंग स्टेप्स आते हैं, पढ़ लेते हैं कौन कौन से हैं। इस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स। अब सबसे पहले हम उनके कोई स्टैंडर्ड सेट कर देंगे कि हमें 100% आउटपुट चाहिए, तो ये आ जाएगा स्टैंडर्ड्स में इस्टेब्लिश करने के लिए। एम्प्लॉय शुड नो, एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। स्टैंडर्ड मस्ट बी डिफाइन क्लियरली, क्वांटिटी एंड क्वालिटेटिव दोनों पहले ही बता देने चाहिए। इससे उनमें लीडरशिप, इनिशिएटिव, इमेजिनेटिव ये सब आ जाएंगे, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द जॉब। अगर हमसे बता दिया जाएगा कि आपके कल बॉस आने वाला है और वो आपकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने वाला है, तो आपको अच्छा आउटपुट देना, तो हम अपने माइंड में एकदम प्रीसेट हो जाएंगे कि हाँ मुझे कल अच्छे से करना है, हमारी इमेजिनेशन अच्छी हो जाएगी। हम इनिशिएटिव लेंगे कल खुद से कि हाँ आज हमें मेजर किया जा रहा है। तो पहले उनके स्टैंडर्ड सेट कर दो और उन्हें बता दो, अदरवाइज़ वे सिर्फ गेस करते रह जाएंगे। देन सेकेंड, कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स टू एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेट कर देनी चाहिए हमें हर चीज़। वन स्टैंडर्ड्स आर सेट, पहले जब उन्हें स्टैंडर्ड्स को सेट कर दे तो उन्हें कम्युनिकेट कर लो। देन एम्प्लॉय नीड टू अंडरस्टैंड वट इज़ एक्सपेक्ट, उन्हें पता लगना चाहिए कि उनसे क्या एक्सपेक्ट करा जा रहा है, फिर वो उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। क्लियर कम्युनिकेशन इम्प्रूव परफॉर्मेंस, जो कम्युनिकेशन क्लियर होती है उससे हमारी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाती है, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। देन थर्ड इज़ मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब हमने उन्हें ऑब्जेक्टिव्स बता दिए, उनके साथ कम्युनिकेट कर लिया, अब उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस देखेंगे वो एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। इतना सब कुछ गाइड करने के बाद वो वही आउटपुट रख रहे हैं या इंक्रीज़ कर रहे हैं। देन एक्चुअल परफॉर्मेंस इज़ असेस्ड थ्रू टूल्स लाइक पर्सनल ऑब्जर्वेशन। जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो पर्सनल ऑब्जर्वेशन, रिपोर्ट, स्टैटिस्टिकल इवैल्यूएशन, इन सब से मेजर की जा सकती है। दिस स्टेप हेल्प इवैल्यूएट हाउ वेल एन एम्प्लॉय मीट सेट एक्सपेक्टेशन, कि कितने अच्छे से वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल कर रहा है। देन फोर्थ, कंपेयरिंग एक्चुअल विद स्टैंडर्ड। अब हमने स्टैंडर्ड्स पहले सेट कर लिए थे, एक्चुअल मेजर कर लिए, तो अब इनको कंपेयर करेंगे कौन सी ज़्यादा बेटर है। एक्चुअल परफॉर्मेंस इज़ कंपेयर टू दी प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स और आइडेंटिटी डेविएशंस। अगर हमारी कोई डेविएशंस मिलती है तो उसको मेजर करने की शायद थोड़ी कोशिश कर लेते होंगे, उनको बता देते होंगे कि आपको थोड़ा इम्प्रूव करना है। दिस हेल्प टू अंडरस्टैंड वेयर इम्प्रूवमेंट आर नीडेड, जहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है वो बता देते हैं। मान लीजिए हमने आउटपुट सोचा था 100%, हमारा आया 95%, तो अब हमें आगे सुपरवाइजर गाइड करेंगे कि आपको अपना आउटपुट इस तरह से बढ़ा लेना चाहिए। देन फिफ्थ, डिस्कसिंग रिपोर्ट विद एम्प्लॉयज़। अब उनको एटलीस्ट डिस्कस कर लो ना कि आपका क्या रिजल्ट आया। सो मैनेजर शेयर अप्रेजल रिजल्ट विद एम्प्लॉय, डिस्कस स्ट्रेंथ, वीकनेस, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो अब हम जब उनको डिस्कस करेंगे तो हम उनकी स्ट्रेंथ, वीकनेस और वे सारी चीज़ें बताएंगे कि आपको कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। देन दिस फीडबैक इज़ असेंशियल फॉर परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट। जो फीडबैक होते हैं उनकी परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। देन टेकिंग करेक्टिव मेजर्स बेस्ड ऑन द इवैल्यूएशन, उनकी इवैल्यूएशन पे बेस्ड पे उनकी ट्रेनिंग, कोचिंग, ओरिएंटेशन, ये सब चीज़ें इनिशिएटिव की जाती है अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस। सो ये थी आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल। कैसे अप्रेज करते हैं, पहले स्टैंडर्ड सेट कर लो, उन्हें बता दो, फिर उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस देखो, फिर स्टैंडर्ड के साथ मैच करो, फिर उनकी कोई डेविएशंस आ रहे हैं तो उनको करेक्ट करवा दो, फिर उनकी रिपोर्ट उनसे शेयर कर दो। देन फिर उनके करेक्टिव मेजर्स लो, जितने जैसे कि आपकी बेस्ड ऑन द रिपोर्ट वैसे मेजर्स लीजिए। तो ये थी आपकी पूरी परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं मेथड्स। अब पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। हमारे यहाँ पे 2 मेथड्स हैं, एक है ट्रेडिशनल मेथड, एक है मॉडर्न मेथड। जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें पूरे 13 है एंड जो हमारे मॉडर्न मेथड्स हैं उनमें टोटल 5 है। तो 1 बाय 1 पढ़ने की कोशिश करते हैं। सो
फर्स्ट इज़ कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स। इसमें क्या होता है, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कॉमन होती है, पब्लिक एंटरप्राइजेस में कॉमन होती है। यहाँ पर एक सुपरवाइज़र होता है, वो पूरी एनुअली रिपोर्ट तैयार करता है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। ये सारे की पॉइंट्स हैं। गवर्नमेंट एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस, जो सुपरवाइज़र एक रिपोर्ट तैयार करता है, देन इट कवर्स उनकी क्वालिटी, इंटीग्रेशन, लीडरशिप, एप्टीट्यूड, बिहेवियर क्या है, एनुअली डिसाइड होता है। देन द एम्प्लॉय इज़ नॉट गिवन फीडबैक एंड द रिपोर्ट इज़ नॉट शोन टू देम। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको कोई फीडबैक नहीं दिया जाता, सिर्फ उनको रिपोर्ट में नहीं दिखाते। देन इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, वेरी सब्जेक्टिव, काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव हो जाता है, थोड़ा लेस रिलायबल हो जाता है, और क्रेडिटेबली एम्प्लॉय ऑफन रिमेन अनअवेयर ऑफ द इवैल्यूएशन। इनमें उनको पता ही नहीं लग पाता कि उनकी पूरे साल क्या आ रहा है, क्योंकि एक तो वैसे ही एनुअली तैयार होती है। अब एनुअली तो अप डाउन चलता रहता है, तो उनको पता वैसे भी नहीं लग पाता, और उनकी जो रिपोर्ट्स आती है वो भी उनको नहीं बताई जाती, तो वो काफ़ी ज़्यादा अनअवेयर रह जाते हैं। देन सेकंड, ग्राफिक स्केल्स मेथड। अब इसमें उनकी इसमें स्किल्स को मेजर किया जाता है थ्रू दी स्केल्स। मोस्ट पॉपुलर एंड सिंपल मेथड, बहुत पॉपुलर एंड सिंपल मेथड है। रेटिंग स्केल, इसमें रेटिंग स्केल यूज़ होती है 1 to 5 और 1 to 7। इवेलेट ट्रेट्स, इसमें ट्रेट इवेलेट होते हैं, लाइक क्वांटिटी ऑफ वर्क, डिपेंडेबिलिटी, एटीट्यूड एट्सेट्रा। देन रेटिंग आर मार्क्ड ऑन अ स्केल एंड देन टोटल। उनकी जो रेटिंग होती है वो पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्टिव टॉपिक पे होती है, देन फिर उनको सारा प्लस करते हैं, इवेलेट करते हैं। देन कैन बी कॉन्टीन्यूस यूजिंग डेसिमल्स और फाइन डिविजन्स, और ये कॉन्टीन्यूस हो सकती है अगर हमें डेसिमल्स और फाइन डिविजन्स के साथ करें, और ये डिसकॉन्टीन्यूस स्टेप होते हैं जिनमें ब्लॉक और डिस्क्रीट स्टेप्स लें। तो यहाँ पे दो तरीके के मेजर करने के होते हैं, एक इज़ कॉन्टीन्यूस, सेकेंड इज़ डिसकॉन्टीन्यूस। तो कॉन्टीन्यूस में डिफरेंट ट्रेट्स लिए जाते हैं जिनकी रेंजिंग होती है 0 to 5। देन डिसकॉन्टीन्यूस होता है जो कि सिर्फ एक स्क्वायर यूज हो जाता है। देन इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, ये इजीली समझ में आ जाते हैं क्योंकि 1 to 5 हमें नंबर दे देते हैं। देन क्लियर होता है और रिव्यू मिलता है हमें। और जो ड्रॉबैक्स क्या क्या होता है, ये कभी कभी रेटर्स के बाय सब्जेक्टिव हो जाते हैं, देन कभी कभी बायस्ड हो जाते हैं, देन हैवी बर्डन आ जाता है सुपीरियर से, क्योंकि उन्हें प्रॉपर मैच करना पड़ता है। उन्हें रेटिंग देने में इतना डिफिकल्ट होता है क्योंकि कितनी दे, 1 to 3 दे, 1 to 5 दे, 1 to 6 दे, मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाता होगा उनके लिए। तो देन अब सेकंड पढ़ते हैं स्ट्रेट रैंकिंग मेथड की। स्ट्रेट रैंकिंग मेथड क्या होता है, एम्प्लॉय आर रैंक फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट परफॉर्मेंस। अब जो एम्प्लॉय है उनको या तो बेस्ट बना दो या वर्स्ट बना दो। सो नो अटेम्प्ट टू मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस, इनमें उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए ज़्यादा कुछ किया भी नहीं जाता। देन ड्रॉबैक क्या होता है, ये कभी कभी हार्ड टू कंपेयर लार्ज नंबर। अगर बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हो तो कभी कभी उनको कंपेयर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। देन डजेंट इंक्लूड हाउ मच बेटर वन इज़ फ्रॉम अदर, और हमें इससे ये भी नहीं पता लगता कि कौन किससे ज़्यादा बेटर है, बस ऐसे सिंगल पर्सन को देख के बता देते हैं। देन पेयर्ड कंपैरिजन मेथड, इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयर कंपेयर्ड विद ईच अदर। अब देखो इसमें ऐसे होता है कि मान लीजिए हमारे पास 4 लोग हैं, ए बी सी डी, तो पहले ए बी को कंपेयर किया जाएगा, देन ए सी को, देन फिर बी ए के साथ हो गया, तो देन उसे सी डी ई के साथ ऐसे कंपेयर करेंगे। तो ऐसे हर एक को हर किसी के साथ कंपेयर किया जाता है। एम्प्लॉय आर कंपेयर्ड विच ईच अदर इन पेयर्स, उनको पेयर्स में कंपेयर किया जाता है। एक्सप्लेन, ए इज़ कंपेयर टू बी, जैसे ए इज़ कंपेयर टू बी, देन ए टू सी एंड सो ऑन। ईच टाइम इज़ बेटर परफॉर्मेंस इज़ मार्क, जिनकी परफॉर्मेंस बेटर होती रहेगी उनको मार्क करते रहेंगे। देन अ स्कोर इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ टाइम ऑफ ईच प्रेफर, अब उनकी परफॉर्मेंस को इवेलेट कर लेते हैं। देन इसका फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, वेयर जहाँ पे नंबर होता है n मीन्स नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की, एम्प्लॉय का क्या नंबर है। देन बेस्ट यूज व्हेन द नंबर ऑफ एम्प्लॉय स्मॉल, जब छोटे मतलब जब क्वांटिटी कम हो तब ज़्यादा अच्छे से होता है। देन इलस्ट्रेशन, अ डायग्रामेटिक ऑफ डिसकनेक्टेड रेटिंग स्केल इज़ हाउ इमेज विद द स्केल, कि यहाँ पे उनका क्वालिटी ऑफ वर्क से मेजर किया जाता है, जॉब नॉलेज, एप्टीट्यूड, डिपेंडेबिलिटी, कॉर्पोरेशन, इनसे डिफाइड किया जाता है। देन जो स्केल्स होती है उनसे अनसेटिस्फैक्ट्री एंड एक्सीलेंट, ये सारी टर्म्स निकल कर आती है। अब पढ़ते हैं ग्रेडिंग सिस्टम की। ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है, तो ग्रेडिंग सिस्टम में उनको ग्रेड दिए जाते हैं, जैसे कि ए फॉर आउटस्टैंडिंग, बी फॉर वेरी गुड, सी फॉर सेटिस्फैक्ट्री, डी फॉर एवरेज, ई फॉर बिलो एवरेज, जैसे कि एक्सीलेंट, गुड, एवरेज, बिलो एवरेज एंड पुअर। सो एम्प्लॉय को इन कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। ये हमारा एकदम स्कूल ग्रेडिंग की तरह ही होता है और ये ओवरऑल इंप्रेशन पे बेस्ड करता है। इसके एडवांटेजेस क्या होता है कि ये ईजिली समझ में आ जाता है। इसका डिसएडवांटेजेस क्या होता है, बहुत ज़्यादा जनरल और बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव हो जाता है, पर्टिकुलर कंटेंट को लेकर ही होता है। देन अब पढ़ लेते हैं फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। एम्प्लॉयज़ आर डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड कैटेगरीज, इसमें जो एम्प्लॉयज़ को उनको फिक्स्ड कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। टॉप 10 मीन्स एक्सीलेंट, नेक्स्ट 20% मीन गुड्स, मिडल 40 एवरेज, नेक्स्ट 20 बिलो एवरेज, बॉटम पुअर। एज्यूम एम्प्लॉय परफॉर्मेंस फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन,
उनको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे डिवाइड कर देते हैं। एक्चुअली ना प्री डिटरमाइंड ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है ये वाला। देन इसके एडवांटेजेस क्या होता है, रिमूव ट्रेड बायस से बायस नहीं होता है बिल्कुल भी। डिसएडवांटेजेस क्या होता है, कभी कभी ये थोड़ा अनफेयर हो जाता है, काफ़ी एम्प्लॉयज़ को एवरेज हो के भी उनको बिलो एवरेज डाल देते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेटेड होता है ये। सो अब पढ़ लेते हैं सेवेंथ मेथड, दैट इज चेकलिस्ट मेथड। तो इसमें क्या होता है, ए लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट अबाउट द एम्प्लॉयज़ बिहेवियर और ट्रेड। इसमें एक लिस्ट बनाई जाती है कि उनका बिहेवियर क्या है, उनके ट्रेड क्या है, और जो इसमें जो चेकर होता है वो येस और नो में आंसर देता है। अब जो चेकलिस्ट है ये थोड़ी डिवाइड है पार्ट्स में। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं अ सिंपल चेकलिस्ट। अ सिंपल चेकलिस्ट में क्या होता है, इसमें एक स्टेटमेंट्स होते हैं सिर्फ येस और नो को। एग्जांपल, क्या एम्प्लॉय ने वो टास्क टाइम पे किया, येस और नो। इफ़ द एम्प्लॉय इज पंक्चुअल, येस और नो, ऐसे। देन वेटेड चेकलिस्ट, इसमें क्या होता है, सिमिलर टू सिंपल चेकलिस्ट बट ईच स्टेटमेंट हैज़ अ वेट और स्कोर। इसमें वो सिंपल होता है बट इसमें वेट या स्कोर होता है। दैट मीन्स 0.5, 1.0, 1.5 ऐसे ऐसे करके होता है। देन सम बिहेवियर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट दैन अदर्स। कुछ बिहेवियर होते हैं जो कुछ अदर्स है, जैसे कि रेगुलरिटी कितनी है, डिपेंडेबिलिटी कितनी है, लॉयल्टी कितनी है, लीडरशिप पोटेंशियल कितना है, ये सब आता है इसमें। टोटल स्कोर इज कैलकुलेटेड एट द एंड, और टोटल स्कोर एंड में कैलकुलेट कर लिया जाता है। देन सी फोर्स चॉइस चेकलिस्ट। इसमें क्या होता है, द रेटर इज़ गिवन सेट ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट्स एंड मस्ट चूज़ ओनली वन। उसमें बहुत सारी स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, देन उसे सिर्फ एक चूज़ करनी पड़ती है। ये थोड़ी डिज़ाइन टू प्रिंट बायस, ये थोड़ी बायस नहीं होती। स्टेटमेंट्स में ऑल सेम पॉजिटिव और नेगेटिव बट डिफरेंट मीनिंग, इसमें सारी चीज़ें देखी जाती हैं, डिफरेंट एज वेल एज नेगेटिव। देन एग्जाम्पल सेट, एग्जाम्पल जैसे कि कंप्लीट टास्क क्विकली, वर्क वेल विद अदर्स, रेटर मस्ट सेलेक्ट ओनली वन इवन बोथ सीम ट्रू। अगर उसमें दोनों दिख भी रहे ना सही, उसमें फिर भी उसे एक ही चेक करना कि वो ऑलवेज रेगुलर है कि नहीं है, नेवर रेगुलर, जैसे कि रेगुलरिटी की बात हो रही है। अब पढ़ते हैं एट्थ, दैट इज़ क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। अभी थोड़ा क्रिटिकल है नाम से ही। देन सुपीरियर कीप्स अ रिकॉर्ड और इंपॉर्टेंट पॉजिटिव और नेगेटिव एक्शंस बाय द एम्प्लॉय। जो सुपीरियर होता है वो प्रॉपर सुपरविजन रखता है अपने एम्प्लॉयज़ पर कि पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। देन ओनली क्रिटिकल बिहेवियर परफॉर्मेंस एंड नोटिस, सिर्फ क्रिटिकल बिहेवियर देखते हैं, छोटे मोटे नहीं देखते, सिर्फ मेन देखते हैं। देन इवैल्यूएटेड एट द एंड ऑफ द अप्रेजल पीरियड, अप्रेजल पीरियड के एंड में सारी चीज़ें देखी जाती हैं। एडवांटेज क्या क्या होते हैं, री-इलेक्शन पे बेस्ड होते हैं, कोचिंग एंड फीडबैक अच्छा मिल जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। फोकस ऑन ओनली एक्सट्रीम, सिर्फ एक्सट्रीम ही देखे जाते हैं, रेगुलर वाले को तो भूल ही जाते हैं ये लोग। देन फ्री इजी मेथड, फ्री इजी मेथड में क्या होता है, सुपीरियर राइट डिटेल एसे अबाउट द एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस। अब इसमें जो सुपरवाइज़र है वो प्रॉपर एसे ही लिखने बैठ जाता है अपनी परफॉर्मेंस पे, एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस पे। देन कवर स्ट्रेंथ, इसमें उनकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, पोटेंशियल, एटीट्यूड सब कुछ मेजर किया जाता है। देन इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, डिटेल एंड थोड़ा पर्सनल हो जाता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है क्योंकि सारी चीज़ें ही कवर कर ली उसने। देन डिसएडवांटेजेस क्या क्या होता है, मे बी बायस्ड, कभी कभी बायस्ड हो जाते हैं क्योंकि जो उसके काम करेगा उसको ऐसे में अच्छा लिख देगा, जो अच्छा काम नहीं करेगा उसको थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल देगा। देन क्वालिटी डिपेंड्स ऑन राइटिंग स्किल्स ऑफ द सुपरवाइज़र। अब मान लीजिए जैसे कि पहले भी आया था कि वो लीनियंट है कि नहीं है, जो लीनियंट होगा वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा ऐसे लिख देगा, जो थोड़ा स्ट्रिक्ट होगा वो सिमिलर नेगेटिव ही लिखेगा सब कुछ। कहते हैं ग्रुप अप्रेजल मेथड। इसमें क्या होता है, परफॉर्मेंस इज इवेल्यूएटेड बाय अ ग्रुप ऑफ सुपरवाइजर हु नो द एम्प्लॉय। अब इसमें पूरा ग्रुप बिठा देते हैं सुपरवाइजर का एम्प्लॉय को चेक करने के लिए। दे डिस्कस एंड जज टुगेदर, वे साथ में डिस्कस करते हैं, साथ में जज करते हैं, जैसे कि मॉडलिंग कॉम्पिटिशन होता है, पूरा पैनल बैठा होता है। देन यूजुअली इंक्लूड्स, इसमें इमीडिएट सुपरवाइजर होता है, डिपार्टमेंट हेड होता है, एचआर मैनेजर होता है। इसके एडवांटेजेस क्या क्या होता है, बायस नहीं होता है क्योंकि वो किसी का फेवरेट है किसी का फेवरेट नहीं है, तो बायस तो बिल्कुल नहीं होगा। देन करते हैं 11, दैट इज फील्ड रिव्यू मेथड। अ एचआर स्पेशलिस्ट इंटरव्यू द सुपरवाइजर अबाउट द एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस। अब इसमें एक जो एचआर स्पेशलिस्ट होता है वो पर्सनली इंटरव्यू करता है सुपरवाइजर को एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। जो एचआर होता है वो प्रॉपर एक रिपोर्ट बनाता है जो डिस्कशन पे बेस्ड होती है। यूज्ड व्हेन कंसिस्टेंसी इन अप्रेजल इज नीडेड अक्रॉस डिपार्टमेंट, जब डिपार्टमेंट की बात आती है तो ये वहाँ पे यूज़ होता है। इसके एडवांटेजेस क्या क्या होता है, थोड़ी यूनिफॉर्मल होती है और थोड़ी प्रोफेशनल होती है, यूनिफॉर्म एंड प्रोफेशनल होती है। तो डिसएडवांटेजेस क्या क्या होता है, सुपरवाइजर में फील देयर रोल इज़ रिड्यूस। जो सुपरवाइजर होता है उसको लगता है कि मेरा तो रोल ही नहीं है, जब आके एचआर स्पेशलिस्ट को ही परफॉर्मेंस अप्रेज करनी है तो मैं क्या करूँ फिर इस ऑर्गेनाइजेशन में, तो यहाँ पे थोड़ा डिसमोटिवेटेड हो जाता है सुपरवाइजर के लिए। देन अब पढ़ते हैं नॉमिनेशन मेथड। एम्प्लॉय आर नॉमिनेटेड फॉर प्रमोशन, एम्प्लॉय को प्रमोशन के लिए नॉमिनेट किया जाता है। ट्रेनिंग डेवलपमेंट बाय देयर सुपरवाइजर एंड सीनियर्स, उनको सीनियर्स एंड सुपरवाइजर
अपॉइंट करते हैं। देन बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस, बिहेवियर एंड पोटेंशियल के बेसिस पे। देन यूज्ड फॉर, ये टैलेंट आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। सिलेक्ट पीपल फॉर लीडरशिप और स्पेशल रोल्स, अगर उनके कुछ अच्छे रोल्स एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं तो ये डिसाइड किया जाता है। देन इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, थोड़ी सिंपल एंड क्विक होती है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, बायस हो जाती है। देन 13th, वर्क सैम्पल टेस्ट मेथड। देन एम्प्लॉय आर गिवन एक्चुअल जॉब टास्क टू परफॉर्म एज अ टेस्ट, एम्प्लॉयज़ को एक एक्चुअल जॉब टास्क दिया जाता है परफॉर्म करने के लिए। दिस परफॉर्मेंस इज़ इवेल्यूटेड बेस्ड ऑन हाउ वेल दे कंप्लीट दी सैम्पल वर्क, ये परफॉर्मेंस इवेल्यूट तब होते हैं कि वो कितने अच्छे से वो काम कर रहे हैं। देन यूज इन हायरिंग प्रमोशंस के इवोल्यूशन में ये चीज़ काम आती है। इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, वेरी प्रैक्टिकल एंड जॉब रिलेवेंट होता है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, नॉट सूटेबल फॉर ऑल, जो भी सारी जॉब्स के लिए सूटेबल नहीं होता, दैट्स इज मैनेजरल रोल्स के लिए। अब पढ़ते हैं मॉडर्न टेक्निक। तो मॉडर्न टेक्निक में सबसे पहले आ जाते हैं हमारी असेसमेंट सेंटर्स। हो ओरिजिनेटेड इन यूके एंड यूएसए, ये यूके एंड यूएसए में ओरिजिनेट हुई थी। यूज्ड इन इंडिया बाय हिंदुस्तान लीवर एंड अदर्स, ये बाकी इन कंपनियों ने हमारे यहाँ पे आके यूज़ करिए। देम एम्प्लॉयर असेसिंग यूजिंग वेरियस सिमुलेटेड एक्सरसाइज, उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज में बिजी कर दिया जाता था, जैसे कि डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन, लीडरशिप्स। ग्रुप डिस्कशन, रोल प्लेस, केस स्टडी आर कंडक्टेड, ग्रुप डिस्कशन, रोल प्लेस एंड केस स्टडीज़ कंडक्टेड होती थी। ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता था, इससे हमारा पोटेंशियल एंड फ्यूचर परफॉर्मेंस पता लगती थी। देन अब पढ़ते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड। जो इसमें एक एम्प्लॉय होता है उसको एज अ मनी वैल्यू रखा जाता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। कैलकुलेट्स द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एन एम्प्लॉय की इकोनॉमिक वैल्यू डिसाइड कर दी जाती है। मेजर्स कॉस्ट टू रिक्रूट, उसकी कॉस्ट, ट्रेन, डेवलप, इन सब में कितना खर्चा है वो सब मेजर किया जाता है। देन उसकी एम्प्लॉय की एक्चुअल कॉस्ट के साथ मेजर करते हैं। एडवांटेजेस शो हाउ वैल्यूएबल एन एम्प्लॉय इन टर्म ऑफ रिटर्न, इनको बताने के लिए कि वो कितना इंपॉर्टेंट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। देन अब पढ़ते हैं बिहेवियरल एंकर रेटिंग स्केल्स, जिसे कहते हैं बार्स। ईच रेटिंग पॉइंट इज एंकर्ड विद स्पेसिफिक जॉब बिहेवियर, जो हर एक इवेल्यूएट का होता है उसमें एक स्पेसिफिक जॉब बिहेवियर प्री डिटरमाइन सेट कर देते हैं। इम्प्रूव क्लैरिटी एंड रिड्यूस बायस्ड, इसमें थोड़ी क्लैरिटी आ जाती है और बायस नहीं होता। एग्जाम्पल 1, मिसेस डेडलाइंस ऑलवेज मीट्स डेडलाइंस ऑन टाइम, जैसे कि एग्जाम्पल 1, जैसे कि 1 मिलेगा अगर वो डेडलाइंस मिस कर देता है, 5 मिलेंगे अगर वो सारे टाइम काम पे कर देता है। देन 4th इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, MBO। देन MBO इन्वॉल्व सेटिंग स्पेसिफिक मेजरेबल गोल्स, इसमें स्पेसिफिक मेजरेबल गोल्स होते हैं एम्प्लॉयज़ के जो उनकी परफॉर्मेंस पे बेस्ड होते हैं। इसमें सुपरवाइजर एंड सबऑर्डिनेट दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। इनके स्टेप्स क्या क्या होते हैं, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के गोल सेट कर लेंगे, प्लान करेंगे इंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। देन डिपार्टमेंटल गोल सेट कर लेंगे कि डिपार्टमेंटल हेड्स कैसे हैं, सीनियर्स गोल्स कैसे मेट करना है। देन डिस्कस करेंगे डिपार्टमेंटल गोल कि सबऑर्डिनेट्स के साथ। देन डिफाइन करेंगे एक्सपेक्टेड रिजल्ट की वो क्या एक्सपेक्टेड करते हैं। इंडिविजुअल फिर अपने पर्सनल गोल सेट करते हैं। देन परफॉर्मेंस रिव्यू, फिर उनके एक्चुअल परफॉर्मेंस को रिजल्ट एंड गोल्स के साथ रिव्यू करा जाता है। देन प्रोवाइड फीडबैक, फिर लास्ट में उनको फीडबैक दे दिया जाता है। सो अब देख लेते हैं एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस क्या है। सो एडवांटेजेस इज, इससे हमारी टेंशन रिड्यूस हो जाती है और बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट के। देन इनसे हमारा पार्टिसिपेशन कॉपरेशन इंक्रीज हो जाता है। डेवलपमेंट और सेल्फ इंप्रूवमेंट पे फोकस करते हैं। इसकी लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं, ओनली व्हेन सबऑर्डिनेट कैन सेट गोल्स नॉट सूटेबल फॉर ब्लू कलर, जब ब्लू कलर वालों वर्कर के लिए सूटेबल नहीं होती है। इसमें थोड़ा टाइम, एनर्जी एंड रिसोर्सेज लगते हैं। ओवर फोकस ऑन काउंसलिंग, इसमें थोड़ा ओवर फोकस हो जाता है ट्रेनिंग पे। बेस्ट फॉर एग्जीक्यूटिव एंड सुपरवाइजर, नॉट ऑल लेवल, से हर किसी के लिए बेटर नहीं है। देन कैन यूज़ कन्फ्लिक्ट इन गोल्स सेटिंग बिटवीन सबऑर्डिनेट एंड मैनेजमेंट, कभी कभी कन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं बिटवीन दी सबऑर्डिनेट एंड मैनेजमेंट। देन अब पढ़ते हैं 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। शायद यहाँ पे कुछ एरर हो गया, मैं बताती हूँ क्या है ये सबसे ज़्यादा ब्रॉडर कंसेप्ट है जिसमें उनका पूरा डेवलपमेंट देखा जाता है, क्या कैसे उनको फीडबैक दिया जाता है प्रॉपर, उनकी इंडिविजुअल एंड पी ग्रुप होती है डिफरेंट स्टेक होल्डर से। देन इमीडिएट सुपरवाइजर टीम मेंबर, सबसे बात होती है, सबसे सारी कंसिडरेशंस ली जाती है। ये पूरा 360 डिग्री इन द सेंस मतलब उनका पूरा ऑल ओवर सब कुछ देखा जाता है। देन इसके बाद आता है हमारा कंप्यूटराइज्ड एंड वेब बेस्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें हमारी इलेक्ट्रॉनिक परफॉर्मिंग मॉनिटरी यहाँ पे काम आती है, जो एक कंप्यूटराइज अप्रेजल है। इसमें क्या होता है, सबको इलेक्ट्रॉनिकली मॉनिटर किया जाता है, उनकी डे पर डे वाली जो इन्फॉर्मेशन होती है वे कलेक्ट होती हैं। देन उन पे बेस्ड उनका इवेल्यूशन होता है। तो ये था आपका मॉडर्न टेक्निक। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सजेशंस टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस अप्रेजल।
सो अब पढ़ लेते हैं सजेशंस टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस अप्रेजल कि वे कौन कौन से सजेशंस हैं जिससे हम अपनी परफॉर्मेंस अप्रूवल थोड़ी इंक्रीज़ कर पाएँ। तो फर्स्ट इज़ बिहेवियरल बेस्ड मेजर कि मतलब जो मेजर्स हम ले रहे हैं वो थोड़ी बिहेवियरल बेस्ड भी होनी चाहिए। फोकस्ड ऑन ऑब्जर्व बिहेवियर लिंक टू जॉब परफॉर्मेंस रेदर देन वेक ट्रैक लाइक लॉयल्टी हेल्प्स रिड्यूस बायस एंड इम्प्रूव ऑब्जेक्टिविटी। इससे हमारी बायसनेस थोड़ी रिड्यूस हो जाती है, जो ऑब्जेक्टिविटी है वो थोड़ी इंक्रीज़ हो जाती है। देन मेक्स इवोल्यूशन मोर जॉब स्पेसिफिक एंड फेयर, इससे जो हमारे जॉब रिजल्ट्स होते हैं वो ज़्यादा फेयर आते हैं। देन कंबाइन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव स्टैंडर्ड्स, हमारे दो स्टैंडर्ड्स होते हैं, एब्सोल्यूट जैसे कि रेटिंग स्किल्स एंड हेल्प बैलेंस फेयरनेस, एंड सेकेंड इज कंपैरिजन अमंग एम्प्लॉयज़ एंड परफॉर्मेंस रैंकिंग। तो हमें ना सिंगल ट्रेट नहीं लेने चाहिए, हमें दोनों ट्रेट लेने चाहिए। इससे हमारा कोई एक मतलब हर किसी के जैसे प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं, तो अगर कोई एक लेंगे तो उसका डिसएडवांटेजेस भी लगेगा, बट अगर हम दोनों लेंगे तो दोनों के बेनिफिट्स हमें मिलेंगे। दैन थर्ड इज़ ऑन गोइंग फीडबैक, हमें ना रेगुलरली फीडबैक देना चाहिए। अगर हम उन्हें एक साल बाद की फीडबैक देंगे तो उन पर ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कि ये तो हर साल मिलता रहता है। अगर उन्हें हर महीने देंगे, उन्हें हर महीने उनके माइंड में से पॉइंट करते रहेंगे तो वो थोड़ी ज़्यादा अच्छे से इंप्रूव कर पाएंगे। उन्हें डे बाई डे उन्हें फीडबैक देनी चाहिए, जिनकी एनजाइटी रिड्यूस हो जाती है, नीयरली उनको हेल्प मिलती है। दैन फोर्थ इज़ मल्टीपल रेटर्स, हैविंग मोर देन वन एवेलेटर इज़ इंक्रीज एक्यूरेसी एंड रिड्यूस बाय। अगर हमारे रेट करने वाले 2 से ज़्यादा लोग होंगे तो इससे हमारी बायसनेस नहीं होगी, बल्कि ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि पूरी ग्रुप डिस्कशन के साथ हमारा हो रहा है, क्योंकि ये सारे ऑब्जेक्ट्स हमसे देखे जा रहे हैं। देन इन सेलेक्टिव रेटिंग, रेट ओनली इन एरियाज इवेल्यूटरी स्ट्रेन नो इन और नॉन वेल, हमें सिर्फ वही सिलेक्ट करना चाहिए, हमें सिर्फ वही रेटर रेट करना चाहिए जिसको उन सब के बारे में पता हो। जैसे कि मान लीजिए कोई एक है, उसे सिर्फ मैनेजरियल टेक्निक्स की नॉलेज है, टेक्निकल की नहीं है, तो अगर वो उसे मैनेजरियल एज वेल एज टेक्निकल दोनों का काम दे रहा है तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सिर्फ मैनेजरियल एफिशिएंसी वाला है। तो इसलिए सिर्फ उन रेटर्स को लाओ जो कि दोनों को साथ में लेके चले। देन अवॉइड ट्रेनिंग अनफेमिलियर रेटर्स विच कैन कॉज, नहीं तो एरर्स आ जाएंगे और इससे हमारे इंटर रेटर एग्रीमेंट और रिलायबिलिटी भी ठीक ठाक हो जाती है। देन ट्रेंड अप्रेजर, जो हमें अप्रेज करने वाला है वो वेल ट्रेंड होना चाहिए, उसमें कोई बायस थिकनेस और लेनेंसी नहीं आनी चाहिए, वो प्रॉपर इवेल्यूएट करना चाहिए। दैन सेवन दिस पीर एवोल्यूशन, जो हमारे कलीग्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से हमें जानते हैं और वो थोड़े बायस भी कम करते हैं। टॉप टू बॉट इवेल्यूएटर्स होने चाहिए, इससे हमारी जो टीम अकाउंटेबिलिटी है वो ज़्यादा अच्छे से इंक्रीज़ हो जाती है। देन एट्थ इज़ पोस्ट अप्रेजल इंटरव्यू, अ फॉलो अप डिस्कशन विद एम्प्लॉय आफ्टर अप्रेजल। अप्रेजल के बाद हमें उनसे बहुत सारी बातें करनी चाहिए, एकदम ग्रुप डिस्कशन कंसेशन होना चाहिए सारा तरह से, जिससे कि जो रिजल्ट है वो क्लैरिफाई हो जाएगा और हम जो हमारे गोल्स हैं वो सेट हो जाएंगे। देन अंडरस्टैंड वेयर टू इम्प्रूव मोटिवेट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इससे हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाती है। देन नाइन्थ, रिवॉर्ड टू एक्यूरेट अप्रेजर, जो एक्यूरेट अप्रेजर होगा जो उसे रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए, वो इतनी मेहनत कर रहा है अप्रेजल प्रोसेस में, तो एटलीस्ट उसे इंसेंटिव एज वेल एज नॉन इंसेंटिव मोटिवेशन तो मिलनी ही चाहिए, इससे वो ज़्यादा अच्छे से ऑनेस्टी के साथ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा। देन अब पढ़ लेते हैं एसेंशियल्स ऑफ एन इफेक्टिव अप्रेज सिस्टम कि वे कौन कौन से एसेंशियल्स हैं जो हमारे एक अप्रेजल सिस्टम को बहुत अच्छे से मेंटेन करके चलते हैं। तो फर्स्ट इज म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, हमारे यहाँ पे 2 रिलेशनशिप देखी जाती है ऑर्गेनाइजेशन में, सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट। तो जो सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप है उनमें म्यूचुअल ट्रस्ट एज वेल एज कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कोई भी उनसे चीज़ें छुपानी नहीं चाहिए, जिससे कि वो उनसे इक्वली फ्रेंकली बातें करके चले और चीज़ों को संभाल के चले। देन सेकंड इज़ रिलायबिलिटी इन द सेंस कि वहाँ पे ओपन कम्युनिकेशन, गोल ओरिएंटेड जो इनफॉर्मल रिलेशनशिप है वो अच्छे से मेंटेन होनी चाहिए, जिससे कि जो क्लाइमेट है वो अच्छे से बना रहे। देन थर्ड इज़ वैलिडिटी इन द सेंस कि हमारी जो कंडीशन है वो अच्छे से मेजर करी जानी चाहिए और जो एम्प्लॉय है उसे प्रॉपर हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इन द सेंस, हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो उन सारे ऑब्जेक्टिव्स को हमें क्लियर करना चाहिए, वो रिलेवेंट, टाइमली एंड ओपन होने चाहिए। देन फिफ्थ इज स्टैंडर्डाइजेशन, जो सारा कुछ काम होता है वो स्टैंडर्ड बेस्ड ही होता है, जैसे कि प्रोसीजर, एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्निक, रेटिंग, ये सब हम सब के स्टैंडर्ड्स होते हैं और ये सारी प्रोसेस सिर्फ स्टैंडर्ड्स को कंप्लीट करने के लिए ही की जा रही है। दैन सिक्स्थ इज ट्रेनिंग टू अप्रेजर्स, जो अप्रेजर्स होते हैं उन्हें टाइम टू टाइम सेलेक्ट करना चाहिए, देन उन्हें प्रॉपरली ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि उनमें जो कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए ट्रेंड, जो कि कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए किसी को अप्रेस करने की, वो सारी क्वालिटीज़ एंड क्वालिफिकेशंस उनमें होनी चाहिए। देन जॉब रिलेटेड इन द सेंस कि उन्हें जॉब बिहेवियर आना चाहिए, तो उन्हें किस जॉब पे कैसे काम करना, कौन कौन से फैक्ट्स उनसे गोल थ्रू होने चाहिए, उन सबको पता होना चाहिए। देन एट्थ इज फीडबैक, उन्हें प्रॉपर फीडबैक देना चाहिए टाइम टू टाइम, जिससे कि वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाए। देन इंडिविजुअल डिफरेंस ऑर्गेनाइजेशन में हर किसी में होती हैं, कोई भी सेम नहीं होता, चाहे वो साइज़ हो, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, फिलॉसफी हो, कुछ भी हो, हर चीज़ में डिफरेंसेस होते हैं, तो उनमें थोड़ी सी कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए। देन पोस्ट अप्रेजल इंटरव्यू इन द सेंस आफ्टर द अप्रेजल, जितनी भी उन्हें फीडबैक देना चाहिए एज वेल एज उनसे थोड़ी कम्युनिकेशन करनी चाहिए। देन
11th is review and appeal. There should be provision of appeal against the appraisal to ensure employee confidence and their unions. उसके बाद अप्रूवल में अप्रेजल होने के बाद हमारे पास ये राइट होना चाहिए कि हम जाके उनसे अपील भी कर पाएँ कि अगर आपको लगे कि किसी का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया तो हम यूनियंस में जाके अपनी अपील दर्ज करा सकते हैं, जिससे कि हमारा रीटेस्ट हो सके. सो ये सारे थे असेंशियल्स ऑफ एन इफेक्टिव अप्रेजल सिस्टम. अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक. पढ़ते हैं पोटेंशियल अप्रेजल. अभी तक हमने जो पढ़ा वो सब हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल था, तो अब इसकी मीनिंग से स्टार्ट करते हैं. इट इवेल्युएट्स द फ्यूचर कैपेबिलिटीज़ ऑफ एम्प्लॉय फॉर हायर रोल्स. अभी हमने जो देखा परफॉर्मेंस अप्रेजल, वो हमने क्या देखा था, पास्ट में जितनी भी परफॉर्मेंस करी है वो चेक कर रहे हैं, प्रेजेंट की है वो चेक कर रहे हैं. पोटेंशियल अप्रेजल में हम क्या करेंगे, उसकी फ्यूचर कैपेबिलिटीज़ देखेंगे कि वो इंसान कितना कर सकता है. हमारा पास्ट प्रेजेंट तो सबका ही बेकार चल रहा है, तो हम अभी किस चीज़ में लगे हैं, अपना फ्यूचर रिकॉग्नाइज करने में. हम इतने मेहनत क्यों कर रहे हैं, अपने फ्यूचर को वेल सेटल करने के लिए. तो पोटेंशियल अप्रेजल वो होता है जिसमें हमारी फ्यूचर कैपेबिलिटीज़ देखी जाती है हायर रोल्स के लिए. देन यूज़ टू आइडेंटिफाई टैलेंट, और ये टैलेंट आइडेंटिफाई करते हैं. जैसे अभी हम स्ट्रगल ही कर रहे हैं अपना टैलेंट आइडेंटिफाई करने में, तो उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में टैलेंट आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे कि प्रमोशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, इन सब के लिए. और ये जो पोटेंशियल अप्रेजल होता है हेल्प्स इन सक्सेशन प्लानिंग एंड एम्प्लॉय ग्रोथ. इससे हमारी प्लानिंग भी अच्छे से जाती है, देन एम्प्लॉय की ग्रोथ भी हो जाती है. देन सेकंड, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आइडेंटिफाई एम्प्लॉय हु कैन हैंडल हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी. इनसे पता लग जाता है कि कौन कितनी हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अटेन करके चल सकता है. मान लीजिए अभी हम सब स्टूडेंट्स हैं, तो अभी हमें उतना कैलिबर है, मतलब कैलिबर है हमें, बट हम दिखा नहीं पाते हैं क्योंकि हमें प्रॉपर वो प्लेस मिली नहीं है दिखाने के लिए. तो अभी हम सब अपना टैलेंट ही आइडेंटिफाई करने में लगे हैं कि हम किस चीज़ के लिए बेस्ट है, जो हमारा कैलिबर है वो किस चीज़ को ज़्यादा सूट करता है, तो जिससे हम अपनी हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल कर पाए. देन हेल्प्स इन करियर प्लानिंग एंड सक्सेशन प्लानिंग. ये ऑर्गेनाइजेशन गोल में आ जाता है. मैच द राइट पर्सन टू द राइट जॉब इन फ्यूचर्स, जिससे कि सही इंसान सही जॉब पर आ जाए इन फ्यूचर में. देन बूस्ट एम्प्लॉय मोटिवेशन बाय शोइंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी. इससे जो एम्प्लॉय का जो मोटिवेशन है वो इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि इसे आने वाले फ्यूचर में ग्रोथ मिलती है, देखने के लिए मिलती है. देन अब पढ़ते हैं टेक्निक ऑफ पोटेंशियल अप्रेजल की कौन कौन सी टेक्निक है जिससे हम अपना पोटेंशियल इंक्रीज़ कर पाते हैं. तो फर्स्ट है साइकोलॉजिकल टेस्ट. तो साइकोलॉजिकल टेस्ट में होता है जैसे कि सेल्फ अप्रेजल, ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए अपनी सेल्फ से रिलेटेड. देन असेसमेंट सेंटर्स. देन परफॉर्मेंस अप्रेजल अभी पीछे पढ़ के आए. देन MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स में बहुत बड़ी प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं. देन लीडरशिप स्किल्स, रोल प्लेइंग एट्सेट्रा. जो लीडरशिप क्वालिटी तो एटलीस्ट हर इंसान में होनी चाहिए, मतलब आप में इतना हो सके कि अगर आपके नीचे कोई काम करे सबऑर्डिनेट, तो आप उसको पूरा रूल करो. देन अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ स्टेप टू बी फॉलोड इन द प्रोसेस. अब पोटेंशियल अप्रेजल की क्या प्रोसेस होती है, जैसे परफॉर्मेंस अप्रेजल की प्रोसेस थी उसी तरह से हमारे पास पोटेंशियल अप्रेजल की भी प्रोसेस है. तो फर्स्ट इज डिफाइंड रोल. सबसे पहले अपनी फ्यूचर नीड्स बता दीजिए कि हमें फ्यूचर में क्या चाहिए, रोल प्ले क्या करना है फ्यूचर में. देन क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट्स जैसे कि स्किल्स, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, बिहेवियर स्किल्स, ये सारी चीज़ें. देन थर्ड इज़ रेटिंग मैकेनिज्म. rating by others based on input from seniors who know the candidates पास्ट परफॉर्मेंस. जो रेटर्स होते हैं, जैसे कि जो सीनियर्स होते हैं जिनको हमारे पास्ट के बारे में सब कुछ पता होता है, जिनको हमारे पास्ट के बारे में पता होगा तो वो फ्यूचर भी थोड़ा प्रिडिक्ट करके चलते हैं ना. देन टेस्ट होते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट या फिर मैनेजरियल टेस्ट, जिससे हमारी कैपेबिलिटीज़ पता लग जाए. देन अब पढ़ते हैं गेम्स इन द सेंस कि उनको एक्सरसाइजेस में इन्वॉल्व करना, जैसे बिजनेस गेम, रोल प्लेइंग, जिससे इनका टेस्ट डिसीजन आ जाती है. देन रिकॉर्ड्स, परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करना चाहिए, इनकी रिस्क टेकिंग कितनी है, कैपेबिलिटी, पोटेंशियल कितना क्या है. देन ऑर्गेनाइजिंग द सिस्टम, कि अब सिस्टम को ऑर्गेनाइज कैसे करना है. डिसाइड हाउ मच वेटेज इज गिवन, कि इन्हें कैसी वेटेज देनी है, मेरिट बेस्ड पे, सीनियरिटी बेस्ड पे, या फिर उनकी परफॉर्मेंस के डायमेंशंस क्या, एक क्लियर प्लान तैयार करके चलता है. देन फीडबैक, एम्प्लॉय शुड गिव फीडबैक टू अंडरस्टैंड देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. उनको फीडबैक देना चाहिए. अगर हमें फीडबैक ही नहीं पता लगेंगे तो हम अपनी वीकनेस एंड स्ट्रेंथ डिटरमाइन ही नहीं कर पाएंगे. देन हेल्प्स इन क्रिएटिंग सेल्फ अवेयरनेस. फीडबैक से हमारी सेल्फ अवेयरनेस, मोटिवेशन एंड प्लेइंग फॉर डेवलपमेंट, ये सब रूल्स हमारे इंप्रूव हो जाते हैं. देन पोटेंशियल अप्रेजल वर्सेस परफॉर्मेंस अप्रेजल, की इन दोनों में क्या डिफरेंस है. पोटेंशियल अप्रेजल था हमारा फॉरवर्ड लुकिंग, जैसे फ्यूचर में, एंड एम्प्लॉय कैन डू इन फ्यूचर रोल्स. देन परफॉर्मेंस अप्रेजल बैकवर्ड था, जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने अपने पास्ट में क्या करा था. देन पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट ऑलवेज प्रिडिक्ट फ्यूचर पोटेंशियल. जो हमारी हमेशा की पास्ट परफॉर्मेंस होती है वो ऑलवेज फ्यूचर पोटेंशियल नहीं डिसाइड करता. लाइक रियलिटी में भी ले लो, जो हमारा पास्ट होता है वैसा फ्यूचर नहीं होता है, हम सिर्फ प्रिडिक्ट करके चलते हैं. इन रियलिटी नहीं होता है, किसी किसी का हो भी जाता है, बट रेदर मोस्टली केस में नहीं होता है. सेम सबका डिफरेंट हो ही जाता है. अब नेक्स्ट पढ़ते हैं.
रोल ऑफ पोटेंशियल अप्रेजल की हमारा पोटेंशियल अप्रेजल में क्या रोल है, दो हैं, एक करियर पाथ एंड सक्सेशन प्लानिंग। देन इन करियर पाथ में बात करें तो हेल्प एम्प्लॉय मूव ऑन देयर करियर लीडर, कि जो हमारा एम्प्लॉय है वो अपने करियर लैडर में थोड़ा वन स्टेप अहेड हो जाता है। देन गाइड एचआर टू प्रिपेयर एम्प्लॉय फॉर हायर रोल्स, जो हमारे एम्प्लॉयज़ है वो हायर रोल्स के लिए सेट हो जाते हैं। जब मोटिवेशन एम्प्लॉय थ्रू करियर ग्रोथ प्लान्स, हमारे एम्प्लॉयज़ जो है मोटिवेट हो जाते हैं करियर ग्रोथ प्लान में। देन इन सक्सेशन प्लानिंग, हमारी प्लानिंग जो है सक्सेसफुल हो जाती है। आइडेंटिफाई फ्यूचर लीडर्स टू किल पोजीशंस, हेल्प्स मेंटेन कॉन्टिन्यूटी वेयर सीनियर एम्प्लॉय रिटायर और मूव। सक्सेशन प्लानिंग इन द सेंस हमारी कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है, क्योंकि जो सीनियर एम्प्लॉय वो कभी ना कभी तो छोड़ के चली जाता है ऑर्गेनाइजेशन को। तो हमारे आगे आने वाली फ्यूचर के लिए, जनरेशन के लिए, हमारे एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉय है उनकी ट्रेनिंग दे के, उनका अप्रेजल करके आगे जाके उनको उनकी जॉब पे बिठा देते हैं। सो दैट्स फॉर योर चैप्टर नंबर 10, दैट इज़ परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट चैप्टर करेंगे, देन आपका सिलेबस इट्स कंप्लीट एंड आई एम रियली सॉरी, इस वीडियो में बहुत ज़्यादा साउंड क्रैक हुआ है। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।